हेलो एवरीवन, आई एम सुदेश मैम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश मास्टरमाइंड। बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 9th की एनसीईआरटी हिंदी बुक क्षितिज भाग 1 का लेसन 2 ल्हासा की ओर। और इसके जो लेखक हैं वो है राहुल सांकृत्यायन। तो इसके बच्चों क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं हम। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, थोंगला के पहले के आखिरी गांव पहुंचने पर भिखमंगे के वेश में होने के बावजूद लेखक को ठहरने के लिए उचित स्थान मिला। मतलब पहली बार जब वो वहाँ पे गया तो भिखमंगे के वेश में गया था और उसके बावजूद भी उसको रहने के लिए एक अच्छा खासा स्थान मिल गया। लेकिन दूसरी यात्रा के समय भद्र वेश भी उन्हें उचित स्थान नहीं दिला सका। भद्र वेश मतलब अच्छी खासी वेशभूषा में गया था, उसके बावजूद भी उन्हें रहने के लिए एक अच्छा ठिकाना नहीं मिला। क्यों, ऐसा क्यों हुआ? तो ये हमें आंसर इसका देना है। तो आंसर है, थोंगला के पहले के आखिरी गांव पहुंचने पर भिखमंगे के वेश में होने के कारण उचित स्थान इसलिए मिल गया क्योंकि उसके साथ सुमति था, जो कि उसका दोस्त था सुमति, वो था और उसकी अच्छी जान पहचान थी। वहाँ पे उसकी वहाँ अच्छी जान पहचान थी क्योंकि वह वहाँ गंडे बेचता था। गंडे का मतलब बच्चों ये ताबीज वगैरह होते हैं जो वो बेचता था। लेकिन जब लेखक 5 वर्ष के बाद भद्र यात्री के वेश में घोड़े पर सवार होकर उस रास्ते पर गया तो उसे वहाँ रहने के लिए उचित स्थान नहीं मिला, क्योंकि वे शाम के समय पहुँचे। तो शाम के समय पहुँचे और उस समय वहाँ के लोग क्या थे, वो चंग पीकर अपना होश खो बैठते थे। तो उस टाइम वो जो मतलब ये जो नशीला पदार्थ है ये पी लेते थे और अपना होश हवास खो बैठते थे, इसलिए उनको एक प्रॉपर जगह वहाँ पे रहने के लिए नहीं मिली। सेकंड क्वेश्चन है बच्चों, उस समय के तिब्बत में हथियार का कानून न रहने के कारण यात्रियों को किस प्रकार का भय बना रहता था? मतलब वहाँ पे थोड़ी सी चोरी डकैती थी, जो रास्ते थे वो थोड़े से सुरक्षित नहीं थे, तो किस तरह का भय बना रहता था? आंसर है, तिब्बत की सरकार कानून व्यवस्था पुलिस पर बिल्कुल पैसा खर्च नहीं करती। वहाँ लोग लाठी की तरह पिस्तौल बंदूक लेकर घूमते थे। डकैत यात्रियों को मारकर उनका सामान लूट ले, मतलब लूटपाट होती थी रास्तों में। जो डाकू थे वो यात्रियों को मारकर उनका सामान लूट लेते थे, इसलिए यात्रियों को अपने जान माल का डर लगा रहता था। डकैत राह पर चलते लोगों को पहले मारते थे, फिर उनकी तलाशी लेते थे। तो इस मतलब वहाँ पे कानून व्यवस्था नहीं थी, इसलिए था यहाँ पर भय इसलिए रहता था। लेखक लंकोर के मार्ग में अपने साथियों से किस प्रकार बिछड़ गया? क्या कारण था, क्यों बिछड़ा? तो आंसर, लंकोर के मार्ग में लेखक 2 कारणों से अपने साथियों से पीछे रह गया था। एक तो उसका घोड़ा बहुत धीरे धीरे चल रहा था। क्या कारण था? पहला कि उसका जो घोड़ा था वो बहुत धीरे धीरे चल रहा था। किसका? लेखक का। उसने समझा कि वह थक गया है, इसलिए उसने मारना उचित नहीं समझा। और लेखक को लगा कि जो घोड़ा है वो बेचारा थक गया है, इसलिए उसने घोड़े को मारा भी नहीं, इसलिए वह अपने साथियों से पीछे रह गया। दूसरा कारण ये था कि एक स्थान पर 2 रास्ते फूट रहे थे, मतलब एक स्थान से 2 रास्ते निकल रहे थे। लेखक 1-2 मील गलत रास्ते पर चला गया। वहाँ जाकर पूछने पर पता चला कि उसे तो दूसरे रास्ते पर जाना था। तो जब हमारी 5-7 मिनट वैसे ही एक रास्ते से दूसरे रास्ते पर वेस्ट हो जाती हैं तो ऑब्वियसली थोड़ा सा पीछे रह ही जाते हैं। तो वही लेखक के साथ भी हुआ। इसलिए वापस आने पर लेखक ने दूसरा रास्ता अपनाया और वह बहुत देर बाद जाकर अपने साथियों से मिला। तो 2 कारण थे, एक तो उसका घोड़ा थक गया था, मतलब घोड़ा पीछे रह गया, तेज तेज नहीं चल रहा था। दूसरा, वो रास्ता थोड़ा सा भटक गया था। क्वेश्चन 4 आपका, लेखक ने शेखर विहार में सुमति को उनके यजमानों के पास जाने से रोका, परंतु दूसरी बार रोकने का प्रयास क्यों नहीं किया? तो जो लेखक था उसने शेखर विहार में सुमति को उनके यजमानों के पास जाने से इसलिए रोका क्योंकि यदि सुमति अपने यजमानों के पास जाते तो उन्हें काफ़ी समय लग जाता और लेखक अपनी यात्रा जल्दी समाप्त करना चाहते थे। ये मतलब यही लग रहा था ना भाई, वो बार बार अपने उनसे मिलने जाएंगे तो उनको टाइम लगेगा और वो लेट हो जाएंगे। दूसरी बार लेखक ने सुमति को रोकने का प्रयास इसलिए नहीं किया क्योंकि जिस मंदिर में वह बैठा था वहाँ जो बुद्ध भगवान है, वचन अनुवाद की हस्तलिखित 103 पोथियाँ थी। इनमें से प्रत्येक पोथी का वजन लगभग 15 सेर से कम नहीं था। वह इन पोथियों का अध्ययन करने लग गया ताकि वह इन पोथियों के विषय को जान सके। तो इसलिए नहीं रोका क्योंकि वो जो बुद्ध वचन थे वहाँ पर वो उनको पढ़ने में लग गया और सोचता था कि जब तक जाएगा मैं तब तक ये पढ़ सकता हूँ। क्वेश्चन 5 है, अपनी यात्रा के दौरान लेखक को किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? तो अपनी यात्रा के दौरान लेखक को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उस समय भारतीय तिब्बत नहीं जा सकते थे। एक तो भारत वालों के लिए तिब्बत जाना अलाउ नहीं था, इसलिए लेखक को भिखारी बनकर वहाँ जाना पड़ा। तो इस कारण से ही लेखक को वहाँ पर भिखारी बनकर जाना पड़ा था।
दूसरे जो उसे दुर्गम मार्ग की कठिन चढ़ाई चढ़नी पड़ी, जो वहाँ का रास्ता है जो तिब्बत का काफ़ी दुर्गम था, तो वहाँ की चढ़ाई भी काफ़ी कठिन थी। डाकुओं और लुटेरों से बचने के लिए भिखमंगों के समान टोपी निकालकर जीभ निकालकर भीख मांगनी पड़ी, जैसे मतलब ताकि कोई जो लुटेरा है डाकू उसे पैसे वाला ना समझे, उसे न लुटे, इसलिए वो भिखमंगे के वेश में गया और टोपी निकालकर जैसे भिखारी करते हैं भीख मांगते हैं वैसे भी उनको नाटक करना पड़ा। सुस्त घोड़े के कारण लेखक अपने साथियों से पिछड़ गया और गलत रास्ते पर चला गया। बार वाक न मिलने के कारण उसे अपना सामान पीठ पर लादकर पहाड़ी रास्ते पर चलना पड़ा, तो काफ़ी सारी कठिनाइयाँ थी जो उनको फेस करनी पड़ी। मार्ग में खाने पीने के लिए जो भी मिला वही उन्हें खाना पड़ा, तो इस तरह की जो सारी कठिनाइयाँ थी उन्हें फेस आउट करनी पड़ी। क्वेश्चन 6 है बच्चों, प्रस्तुत यात्रा वृत्तांत के आधार पर बताइए कि उस समय का तिब्बती समाज कैसा था। जो ये यात्रा का वर्णन या वृत्तांत मीन्स जो वर्णन है जो ये दिया गया है, इसके आधार पर आपको बताना है कि तिब्बती समाज उस टाइम कैसा था। तो आंसर है, उस समय का तिब्बती समाज अंधविश्वासों का शिकार था। बौद्ध सन्यासी अपने यजमानों को गंडे ताबीज़ देते थे। जो बौद्ध सन्यासी हैं लोगों को इस तरह के मतलब जो ये ताबीज़ वगैरह हैं ये देते थे, लोगों को बेवकूफ़ बनाते थे और उनसे पैसे लेते थे। समाज में कानून व्यवस्था ना के बराबर थी, सरकार की तरफ से भी कोई कानून व्यवस्था नहीं थी। लोग खुलेआम बंदूक पिस्तौल लेकर घूमते थे। डकैत यात्रियों को मारकर उनका सब कुछ लूट लेते थे, इसलिए रास्ते में यात्रियों को चोर लुटेरों का डर लगा रहता था। गवाहों की कमी के कारण पुलिस कुछ नहीं कर पाती थी। कानून व्यवस्था तो वैसे ही नहीं थी, फिर गवाह भी कोई गवाही क्यों देगा, क्योंकि अगले दिन उसको मार देते थे, तो इसलिए कोई भी गवाह नहीं बन पाता था और पुलिस कुछ नहीं कर पाती थी। स्त्रियां पर्दे तक नहीं करती थी, मतलब वो घूंघट वगैरह नहीं करती थी। इसके विपरीत तिब्बती समाज में एक अच्छी बात भी थी। क्या थी वो? वहाँ जाति पाति छुआछूत का भेदभाव नहीं था। अपरिचित भी लोगों के घरों में जा सकते थे। यात्रियों को रहने तथा खाने पीने की सुविधा मिल जाती थी, तो ये कुछ अच्छी बातें भी थी। साय के समय लोग छंग नाम मादक पेय पीकर, एक ये नशीला पदार्थ है, इसको पीकर अपना होश हवास खो बैठते थे। यजमान बौद्ध सन्यासियों का आदर सम्मान करते थे और जो लोग थे वहाँ पे वो बौद्ध सन्यासियों का आदर सम्मान करते थे। सुमति के यजमान और अन्य परिचित लोग लगभग हर गांव में मिले। इस आधार पर आप सुमति के व्यक्तित्व की किन विशेषताओं का चित्रण कर सकते हैं, क्योंकि जो सुमति था वो भी एक बौद्ध वो था संत, तो वो उनसे मतलब उनके जान पहचान वाले लोग हर गांव में मिल गए। तो इसके आधार पर हमें उनकी जो व्यक्तित्व है, उनकी जो पर्सनैलिटी है, उसके कुछ गुणों को बताना है। तो आंसर, सुमति उस क्षेत्र के लोगों को अच्छी तरह जानता था। एक बौद्ध भिक्षु होने के कारण लोग उनका आदर सम्मान करते थे, क्योंकि अंधविश्वास था तो लोग इस तरह के साधु संतों में बौद्ध भिक्षुओं में काफ़ी सम्मान भाव से देखते थे उनको। वह अपने यजमानों को बोध गया के वस्त्रों से बने गंडे बनाकर देता था। गंडे मैंने बताया था ना, ताबीज। वह बड़ा ही व्यवहार कुशल, मृदुभाषी मतलब मीठी बोली बोलने वाला, अच्छा सहयोगी और शीघ्र प्रसन्न होने वाला व्यक्ति था। जब लेखक लंकोर का रास्ता भटकर देर से पहुंचा तो सुमति लेखक पर क्रोधित हो उठा और क्षण में समझाने पर शांत भी हो गया। लेकिन एक बार तो उनको गुस्सा आया सुमति को, लेकिन जैसे ही लेखक ने बताया कि ये बात हुई तो तत्काल ही शांत भी हो गया। वह पैसों का लालची भी था। जब लेखक ने कहा कि वह उसे आगे चलकर कुछ पैसे दे देगा तो उसने आसपास के गांव में अपने यजमानों को गंडे देने का कार्यक्रम कुछ समय के लिए रोक दिया। मिलनसार भी था और उसकी जो बौद्ध धर्म में थी वो काफ़ी आस्था थी। तो ये था इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8। हालांकि उस वक्त मेरा भेष ऐसा नहीं था, भेष मतलब वेश, कि उन्हें कुछ भी ख्याल करना चाहिए था। उक्त कथन के अनुसार हमारे आचार व्यवहार के तरीके वेशभूषा के आधार पर तय होते हैं। आपकी समझ से यह उचित अथवा अनुचित विचार व्यक्त करें, मतलब हमारा जो भी है आचार व्यवहार वो हमारी वेशभूषा के आधार पर डिसाइड कर लिया जाता है। तो क्या ये सही है या नहीं है, इसके बारे में हमें अपने विचार देने हैं। तो हमारे विचार से वेशभूषा के आधार पर किसी व्यक्ति के संबंध में कोई धारणा नहीं बनानी चाहिए। भाई कई बार हमें क्या होता है, मजबूरीवश भी जो हमारा वेशभूषा है वो सही, जैसे लेखक के साथ हुआ कि उन्हें भिखारी के वेश में मजबूरीवश जाना पड़ा, कोई भिखारी थोड़ी ही थी वो। तो वेशभूषा के आधार पर हमें कोई भी अपनी मतलब जो अपनी थिंकिंग है, धारणा है, वो नहीं बनानी चाहिए। सरल और स्वच्छ वेशभूषा वाला व्यक्ति भी अच्छा व संस्कारी हो सकता है। जिसकी अच्छी मतलब सरल हो, देखने में सीधा साधा लगता हो, वह व्यक्ति भी तो अच्छा और संस्कारी हो सकता है, और नहीं भी हो सकता। अधिक कीमती और आडंबरपूर्ण वेशभूषा धारण किए वाला व्यक्ति संस्कारी व श्रेष्ठ हो, ये धारणा भी गलत है।
बहुत ज़्यादा कॉस्टली कपड़े पहन रखे हों और मतलब कुछ दिखावेबाजी कर रखे हो, तो ज़रूरी नहीं कि वो संस्कारी भी हो। ऐसा व्यक्ति अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी, दोनों ही बातें दोनों तरह से हो सकती हैं। महात्मा गांधी सामान्य वेशभूषा धारण करते थे। इस प्रकार लाल बहादुर शास्त्री भी सीधा साधा जीवन व्यतीत करते थे। तो इन आदमियों के आप एग्जाम्पल दे सकते हो कि कितना सरल जीवन और उच्च विचार थे इनके। लेकिन दोनों ही भारत के महान व्यक्ति हुए। इसी प्रकार पंडित जवाहरलाल नेहरू सुंदर वेशभूषा धारण करते थे, लेकिन वे सच्चे स्वतंत्रता सेनानी थे और भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने। वो सुंदर वेशभूषा धारण करते थे, उसके बाद भी अच्छे थे, एक सच्चे प्रधानमंत्री बने, मतलब एक अच्छे स्वतंत्रता सेनानी भी थे। तो वेशभूषा से हम डिसाइड नहीं कर सकते कि कोई अच्छा है बुरा। नॉर्मल वेशभूषा वाला जो बंदा है वो भी अच्छा हो सकता है और एक अच्छी वेशभूषा वाला भी अच्छा हो सकता है। ये भी जरूरी नहीं कि अच्छी वेशभूषा वाला हमेशा ही बुरा हो, ऐसा भी नहीं होता। यात्रा वृत्तांत के आधार पर तिब्बत की भौगोलिक स्थिति का शब्द चित्र प्रस्तुत करें। आपने जो ये पूरा लेसन याद किया, इसमें एक यात्रा का ही तो वर्णन है। उसके आधार पर आपको जो भौगोलिक स्थिति का शब्द चित्र बनाना है, वहाँ की स्थिति आपके शहर राज्य में किस शहर या राज्य से किस तरह भिन्न है, ये भी आपको बताना है। तो जो तिब्बत है पहाड़ों में बसा एक देश है, सभी को पता है कि एक पहाड़ी देश है। यहाँ ऊंचे ऊंचे पर्वत हैं तथा उनको काटती हुई अनेक जल की धाराएं बहती हैं। इसकी ओर जाने वाला मार्ग अत्यंत दुर्गम, दुर्गम मतलब कठिन। जो डांडे यहाँ की सबसे, ये खतरनाक आएगा बच्चों, सबसे खतरनाक जगह है। यहाँ 16-17 हज़ार फीट की ऊंचाई, ये जो जगह है ये कहाँ पे है, ये 16-17 फीट की ऊंचाई पर है। तिब्बत की जो डांडे में इतनी ऊंचाई होने के कारण वहाँ मीलों तक कोई गांव गिराव नहीं होती। गांव गिराव मतलब ठहरने की जगह भी नहीं मिलती। नदियों के मोड़ पर पहाड़ों के कोनों के कारण बहुत दूर तक आदमी को देखा नहीं जा सकता। जगह जगह कट आ जाते हैं, मोड़ आ जाते हैं टर्न आने के कारण, तो लंबी दूरी तक हम किसी भी इंसान को नहीं देख सकते। वहाँ बेटे की ओर दिखने वाले पहाड़ बिल्कुल नग्न थे। नग्न मतलब बिल्कुल नंगे, मतलब कोई पेड़ वगैरह हरियाली वगैरह कुछ नहीं थी। न वहाँ कोई सफ़ेदी थी, न किसी तरह की कोई हरियाली। उत्तर की तरफ बहुत कम बर्फ़ वाली चोटियाँ दिखाई पड़ती थी। जो नॉर्थ डायरेक्शन है वहाँ भी बर्फ़ कम ही है। सर्वोच्च स्थान पर डांडे के देवता का स्थान है। जो सबसे ऊंची जगह है वहाँ पर जो डांडे का जो वहाँ का कुल देवता है वो है। जो पत्थरों के ढेर, जानवरों के सींगों और रंग बिरंगे कपड़े की झाड़ियों से सजाया जाता है। किस तरह सजाया जाता है उनको? पत्थरों के ढेर पर बनाया गया है। उन मंदिर को जानवरों के सींगों से और रंग बिरंगे जो कपड़े हैं उन कपड़ों की झंडियों से सजाया गया था। वहाँ पर 10-11 बजे तेज धूप होती है और 2 बजे यदि आप सूरज की ओर मुंह करके चलो तो माथा धूप से जल जाता है। वहाँ की जलवायु ऐसी है। और पीछे से एक अंधा बर्फ हो जाता है, मतलब सूरज के सामने है तो बहुत गर्मी है, सूरज के पीछे वाला जो बैक साइड है उसमें हमको बहुत ठंड फील होती है। अब हम अपनी स्थिति बताते हैं। हमारे हरियाणा राज्य से तिब्बत की भौगोलिक स्थिति पूर्णतः भिन्न है। यहाँ की भूमि सर्वत्र समतल है और चारों ओर हरे भरे खेत लहराते हैं। यहाँ तो हम देख ही रहे हैं। यहाँ से सिंचाई के अनेक साधन हैं। यहाँ की जलवायु भी उत्तम है। गर्मी में गर्मी भी होती है, सर्दी में सर्दी आती है। यहाँ अलग अलग जो हमें मौसम है वो देखने को मिलते हैं। यहाँ आवागमन के लिए सड़कों व रेल की पटरियों का जाल बिछा हुआ। तो वैसी जो चीज़ें वहाँ जो कठिनाइयाँ हैं हमारे हरियाणा में वो एक भी नहीं है। तो बच्चों ये थे आपके इस लेसन के क्वेश्चन आंसर। इससे पहले मैं लेसन 1 के भी डाल चुकी हूँ और लेसन 3 के भी क्वेश्चन आज आपको मिल जाएंगे। तो आपको वीडियो कैसी लगी? यदि अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और thanks for watching my videos.